हेलो क्लास, जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई जितेंद्र करवा। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 9 क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सारे सॉल्यूशंस कर लिए थे। उसके अंदर लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने के की वैल्यू निकाली थी। के की वैल्यू निकाल के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक के साथ डील कर रहे हैं, अब वो हम सारी बातें आज जानेंगे। अब एक बात सुन लीजिए क्लास, ये जो टॉपिक आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने क्लास 8th में भी सीखा था, 9th में भी सीखोगे और 10th के अंदर भी सीखोगे, लेकिन 10th के अंदर इतने अच्छे से आपको सीधा यूज में लेना पड़ेगा उसको। क्लास 10th के अंदर ये टाइम नहीं रहेगा कि हम उस चीज को तब सीखें। तो देखिए क्लास, इसको मैं कहता हूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस क्वेश्चन के अंदर या फिर इस मेथड के अंदर हम कौन सी इक्वेशन सॉल्व करते हैं? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कौन सी सॉल्व करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सवाल आता है क्या सर सारी इक्वेशंस, सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व हो जाएगी? नहीं, सारी इक्वेशन इससे सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन जो आपके लेवल तक दी जाएगी वो इससे सॉल्व हो जाएगी। क्लास 9 तक का जो लेवल रहेगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वह आपके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व हो जाएगी। तो सर जो सॉल्व नहीं होती उनका क्या करेंगे? उनके लिए एक मेथड और आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो हम क्लास 10th के वीडियोस के अंदर सीखेंगे। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो क्लास 10th का वीडियो देख लेना, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, दैट इज 12x² माइनस 7x प्लस 1। और जो सेकंड पार्ट मेरा आता है वो हमें कह रहा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो एक बार मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको करा रहा हूं सेकंड पार्ट। इसका रीजन क्यों करा रहा हूं वो अभी आपको पता चल जाएगा। पहले हम सेकंड पार्ट अच्छे से सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम फर्स्ट पार्ट को आसानी से कर लेंगे। तो देखिए क्लास, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए कि सर जो मेरा कांस्टेंट टर्म है दैट इज c, उस c को मेरे को मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट से, यानी मुझे c को a से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? c को a से मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, यहाँ पे मेरा कांस्टेंट क्या है? 3। इस 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट से। अगर मान लीजिए मेरे पास सर x² का आगे कुछ लिखा हुआ नहीं हो, अगर किसी के साथ कुछ आगे लिखा नहीं हो तो उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है? 1। अगर मेरे यहाँ पे ये 2 नहीं लिखा होता तो मुझे x² का कोफिशिएंट क्या कंसीडर करना पड़ता? 1। तो देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है सर 3 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 6। कोई दिक्कत नहीं है सर, आने दीजिए। अब बात करते हैं सर, ऐसी दो वैल्यू बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आता हो और ऐड करने पे 7 आता हो। आप खुद देखिए क्लास, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और ऐड करने पे 7 आना चाहिए। तो माइंड में आप दिमाग के घोड़े दौड़ाइए जल्दी से। देखिए क्लास, 6 के फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले सर 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो देखिए 1 इंटू 6 कितना हो रहा है? 6, और 1 प्लस 6 कितना हो रहा है मेरे पास? 7। यानी ये दोनों कंडीशन मेरे पास फॉलो हो रही है, ये दोनों कंडीशन मेरे फॉलो कर रही हैं, ये दोनों वैल्यूज। तो देखिए क्लास, में इसको कैसे लिखूंगा? 2x² 7x, ये जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, ये जो बीच वाला टर्म है 7x, मुझे इसको ब्रेक कर देना। मुझे क्या कर देना है? इसको ब्रेक कर देना है। 7x के अगर मैं 2 टुकड़े करता हूं, और किस में करना है? 6 में और 1, तो 7x को मैं लिखूंगा 6x प्लस 1x। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 6x प्लस 1x, और ये प्लस 3 को एज इट इज लिख दूंगा। शुरुआती वाले टर्म को और एंडिंग वाले टर्म को एज इट इज लिख देना है, और मिडिल टर्म
को ब्रेक कर देना है। अब एक सवाल आता है बच्चों के माइंड में काफ़ी बार ये आता है, सर पहले 6x लिखूं या 1x लिखूं? आपकी जो इच्छा है लिख लीजिए, कभी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको 1x पहले लिखते हो 6x पहले लिखते हो तो कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, आप चाहे तो करके देख लीजिए। अब क्या करना है बेटा, हमें शुरुआत के दो टर्म्स के और एंडिंग के दो टर्म्स में जो वैल्यू कॉमन मिल रही है वह आप निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे 6x है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 2x कॉमन लिया। 2x अगर मेरे पास कॉमन रहेगा तो मेरे पास यहाँ रह गया x, और 6x में से अगर मेरे पास 2x को मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास रह गया 3। एक सवाल आता है और यहाँ पे देखिए x + 3, 1x + 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या कर लीजिए, केवल 1 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ मेरे पास रह गया x + 3। अब एक सवाल आता है कि सर हमारे पास यहाँ पे क्या था, 2x² + 6x। यहाँ पे सवाल आता है कि सर हमें कॉमन लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अरे क्यों दिक्कत होती है, यहाँ पे समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या जो भी वैल्यू कॉमन ले रहे हो, जैसे 2x² में से मैंने क्या कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, तो 2 से 2 कैंसिल, x से x² का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा x, तो ये रह गया x। फिर बात करते हैं सर 6x में से, आपने 6x में से क्या कॉमन लिया, 2x, तो देखिए x कैंसिल और ये हो गया 3 टाइम्स, तो मेरे पास क्या रह गया, ये 3। ठीक है बेटा, ओके। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे पास एक क्रॉस चेकिंग का मेथड आता है। क्या कहता है, क्रॉस चेकिंग का मेथड। इसे क्रॉस चेकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपके यहाँ पे ब्रैकेट सेम नहीं आए हैं, अगर आपके यहाँ पे ब्रैकेट सेम नहीं आए हैं, इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती की है। अगर गलती नहीं की है तो इसका मतलब ये है कि ये इस मेथड से नहीं होगा। मैं आपको ये श्योरिटी कह रहा हूँ, अगर आपके ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने कहीं गलती की। सॉरी, ये x + 3 और ये x + 3, तो मैंने ले लिया x + 3 को कॉमन, और यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया, 2x, और ये +1 रह गया मेरे लास्ट में। सो दीज आर द फैक्टर्स। ये मेरे क्या कहलाते हैं बेटा, फैक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे अगर मेरी इक्वेशन आती है तो ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। सर इक्वेशन, दोज वैल्यूज जिन वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास ये वापस जो गिवन इक्वेशन है या जो पॉलिनोमियल है, अगर ये बन जाती है, आप इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मेरे पास एज इट इज वही पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको सेकंड पार्ट तो समझा दिया, अब मैं आपको समझा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। देखिए इसके अंदर क्या करना है, हमें वापस जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है उसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, x² से। किससे करना है, x² के कोफिशिएंट से। तो आप कीजिए, सर मल्टीप्लाई करने पे 1 × 12, मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ रहा है 12। ये मेरा रफ वर्क है, इसे अगर मैं शो करूं तो भी अच्छी बात है और नहीं करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मार्क्स के अंदर कोई भी कटौती नहीं होगी। तो अब देखिए क्लास, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और ऐड करने पे -7 आना चाहिए। ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, 12 के फैक्टर्स करते हैं। हम क्या करते हैं, 12 के फैक्टर्स। तो देखिए बेटा 12 के फैक्टर सबसे पहले करता हूं मैं सर 1 × 12, 1 × 12, 1 × 12 करने पे, मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ जाएगा, लेकिन क्या ऐड करने पे सर 13 आ रहा है, नहीं सर आसपास भी नहीं है। फिर मैं करता हूं 2 × 6, क्या कर रहा हूं, 2 × 6। सर 2 × 6 विल गोइंग टू रिजल्ट इन 12, लेकिन सर 2 + 6 करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 8, 7 तो मेरे पास कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनिए, अब मुझे क्या करना है कि सर अभी तक चॉइस मेरी जो रिक्वायरमेंट है वह नहीं आई, तो अब क्या करें कि सर इसके और फैक्टर्स कीजिए। ऐसा करते हैं हम 6 को और ब्रेक करते हैं, 6 को और ब्रेक करते हैं 2 × 3। तो देखिए क्लास मेरे फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, सर 3 × 4, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि सर 3 × 4, 3 × 4 आता है मेरे पास, लेकिन 3 + 4 आ रहा है मेरे पास 7। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सर कि अगर मेरे पास 3 × 4 करता हूँ तो मेरे पास 12 आ रहा है, सर आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन सर 3 + 4 करने पे मेरे पास आ रहा है +7 और मुझे चाहिए -7। तो अब क्या करें कि सर, तो अब क्या तरीका है, तो इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाता है कि सर मल्टीप्लाई करने पे अगर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है,
सोचिएगा, अगर मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ध्यान रखिएगा दोनों वैल्यू के साइन होंगे सेम। दोनों वैल्यू के साइन क्या होंगे? सेम। तो एक बार चेक करते हैं सर, -3 इंटू -4 करने पे क्या आएगा? -12, और -3 और -4 से क्या आ रहा है? -7। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग बेटा, इस तरीके से हमें फैक्टर को चूज करना है। अगर आपने +3 और +4 ले लिया, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, लेकिन ऐड करने पे +7 आ रहा है, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए -7। हमें चाहिए -7। तो आ जाइए, हमारे पास क्या हो गया ये सर, 12x² -4x -3x, और ये +1 हमने लास्ट में एज इट इज लिख दिया। अब शुरुआत के दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स में जो भी कॉमन आ रहा है वो वैल्यूज उठा लीजिए। सर यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? देखिए सर, 4x कॉमन आ रहा है। 4x कॉमन यहाँ पे आ गया मेरे पास 3x -1। अब यहाँ पे आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी, देखिएगा क्या। अब देखिए सर, यहाँ पे 3x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब आप लोग देखिए, ब्रैकेट के बीच में साइन कौन सा आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब सर हमारे नहीं चाहते हुए भी ब्रैकेट में माइनस हमारा कॉमन आ गया है। अब आपको पता है, हर आपको टीचर यही कहता है कि सर जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगता है, सुनिएगा ध्यान से, ये कंसेप्ट हमारे आगे जो हम हायर स्टडीज में जाते हैं तो ये हमारे कैलकुलेशन के अंदर काम आती है। किसी भी ब्रैकेट के अगर बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिएगा कैसे। सर मैंने ब्रैकेट के बाहर साइन लगाया है, तो ब्रैकेट के अंदर साइन के माइनस का 3x क्या हो जाएगा? प्लस का 3x, और प्लस का 1 क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो देखिए क्लास, मेरे ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब मेरा क्रॉस चेक बिल्कुल सही है। अगर मेरा क्रॉस चेक बिल्कुल सही है, इसका मतलब 3x -1 और 3x -1 दोनों सेम आए हैं। अब मैं ले लूंगा इसे कॉमन। मैंने ले लिया 3x -1 को कॉमन, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? 4x। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? -1। सो दीज आर माई आंसर्स। ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके साथ हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है? 6x² + 5x - 6। एक बार वापस लिख देते हैं, 6x² 5x - 6। 6x² + 5x - 6। ओके क्लास, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें एज इट इज कैसे करना है? सर हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसे किससे मल्टीप्लाई करना है? x² के कोफिशिएंट से। ये -6, जब मैं -6 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बच्चे बोलेंगे सर माइनस क्यों लिया? तो कोफिशिएंट का साइन तो देखिए सर, यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसका साइन क्या है? नेगेटिव। तो -6 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -36, और ऐड करने पे आना चाहिए हमारे पास 5। तो देखिए क्लास, 36 के सबसे पहले फैक्टर करता है सर। 1 इंटू 36 कितना होता है? 36। फिर करते हैं सर 2 इंटू 19, 2 इंटू 18 विल गोइंग टू रिजल्ट इन 36। सर फिर करते हैं सर 3 की टेबल में, चलो 3 इंटू 12 36। फिर करते हैं सर 4 इंटू 9 36। अब देखिए सर, ये हमने फैक्टर्स तो कर लिए। अब किसी के कॉम्बिनेशन से क्या 5, एक बार प्लस माइनस सारे कॉम्बिनेशन लेके देखिए, क्या कहीं 5 बन रहा है? सर 1 और 36 तो 5 के आसपास ही नहीं है, 2 और 18 भी नहीं है, 3 और 12 भी नहीं है। 9 और 4 में देखिए, अगर 9 में से मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, अगर मैं 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 5। तो देखिए क्लास, वैसे भी मल्टीप्लिकेशन करने में अगर मल्टीप्लिकेशन में आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, हमारे पास 2 रूल आता है। अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों के साइन क्या हैं? दोनों नंबर्स के, दोनों वैल्यूज के साइन के क्या हैं? पॉजिटिव, या फिर सेम कंसीडर कर सकते हैं। अगर मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो मेरा रहेगा सेम साइन, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। लेकिन अगर मेरा साइन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो देखिए क्लास, मैं यहाँ पे मेरे पास कॉम्बिनेशन बनता है 9 इंटू -4 विल गोइंग टू गिव मी -36, एंड -9 मल्टीप्लाई बाय +4 विल गोइंग टू गिव मी -36। अब ये 2 वैल्यू आ गई। अब आपको पता करना है कि सर ऐड करने पे मेरे पास +5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? +5। तो ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर तो मेरे पास अगर ऐड करूंगा तो आएगा -5, तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट हो गया। तो इसको हम लिख देते हैं, +9x -4x
माइनस 6। तो देखिए क्लास क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है सर? यहाँ पे मेरे पास 6x और 9x में से कॉमन आ रहा है मेरे पास 3x, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया 2x प्लस 3। अब यहाँ पे मेरे पास वापस सर क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। तो देखिए बेटा ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव आता है तो आपके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। ये नेगेटिव था, ये हो गया प्लस का, और ये भी नेगेटिव था तो ये भी हो गया प्लस का। तो देखिए क्लास मेरे दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज सेम आ रही है। अगर मेरे दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही हो तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। ब्रैकेट को ले लीजिए आप कॉमन, आपने क्या करा ब्रैकेट को ले लिया कॉमन, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 2। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, इसके बाद हम करते हैं बात फोर्थ पार्ट की, दैट विल बी योर होमवर्क। फोर्थ पार्ट जो हमारा रहेगा दैट इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट आपको मैंने करा दिए हैं, अब आपको एक पार्ट लास्ट पार्ट जो है वो आपको खुद को करना है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो अबाउट फैक्टराइजेशन। सवाल करते हैं सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बोला जाए तो हम इसी क्वेश्चन को बोलेंगे। अब आपको पता है जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो एज मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट थोड़ा इजी रह जाता है, तो मैं आपके लिए कौन सा चूज करूंगा, सेकंड पार्ट। कौन सा चूज करेंगे हम, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखिएगा क्लास सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है बेटा, ये हमारी गिवन पॉलिनोमियल है, हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले बेटा आप लोग क्या देखोगे, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम देखेंगे सर क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या शुरुआत के 2 टर्म्स में से और लास्ट के 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। एक बार देखते हैं सर, यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ रह जाएगा एक्स माइनस 3। ओके, नो इशू। लेकिन क्या सर यहाँ पे मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मेरे पास ये वैल्यू रह जाएगी। ठीक है क्लास, प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है क्या। अगर मेरे पास ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, और अगर सेम नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई दिक्कत है, इसका मतलब इस मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा। मेरे तो ब्रैकेट की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये इस मेथड से नहीं होगा। ठीक है क्लास, इस मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा। ओके, अब हम क्या करें सर, दूसरा मेथड क्या होता है। तो देखिए क्लास, हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं, ये इक्वेशन है क्यूबिक। कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो मेथड केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। ओके, अब हम बात करते हैं सर इसको कैसे सॉल्व करना रहा। तो इसके लिए सबसे पहले हम मेथड लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हमें केवल एक फैक्टर पता करना है। क्या पता करना है, एक फैक्टर पता करना है कि सर हमें एक फैक्टर दे दीजिए, बाकी के 2 फैक्टर मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे केवल एक फैक्टर दे दीजिए। एक फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। कौन से मेथड से निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती है। क्या एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए यार, लेट सपोज लेट x इज इक्वल टू 1। तो हमने पहले क्या एज्यूम किया, लेट x इज इक्वल टू 1। हमने क्या एज्यूम किया, x इज इक्वल टू 1। तो देखिएगा क्लास, हम यहाँ क्या करते हैं, x में जहाँ पे भी है हम यहाँ रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं। कौन सा लगा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। याद कीजिए, जस्ट लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं। मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, यहाँ पे हो गया मेरे पास 2, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया -1। तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, ये हो गया -9 और ये हो गया मेरे पास -5।
तो देखिए क्लास 1 -3 और -9 -12 -12 और -5 -17 और ये मेरे पास आंसर आया -16। ये मेरे पास ज़ीरो नहीं आया। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया इसका मतलब मेरा इसका कोई रोल ही नहीं रहा। तो देखिए क्लास मैं इसको एज इट इज़ ऐसे ही ड्रॉप कर दूंगा। फिर मैं लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा, मैंने सबसे पहले क्या लिया, x इज इक्वल टू 1 लिया, मेरे नहीं आया, कोई बात नहीं, ड्रॉप कर दीजिए। फिर हमें बात करना x इज इक्वल टू -1। क्या बात कर रहा है हम, x इज इक्वल टू -1। तो हम यहाँ करेंगे पॉलिनोमियल एट द वेरिएबल्स वैल्यू इज इक्वल टू -1। हमने यहाँ पे रखा -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। ये मैंने केवल मेरा जो गिवन पॉलिनोमियल था उसके अंदर मैंने केवल x इज इक्वल टू -1 पुट किया है। तो देखिएगा क्लास, अब यहाँ पे क्या होता है, -1 का क्यूब कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर होता है 1, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये हो गया 1, 1 इंटू -3 हो गया मेरे पास -3। अब देखिए -9 इंटू -1 ये हो गया मेरे पास +9 और ये रह गया मेरे पास -5। -1 -3 -4 -4 -5 हो गया मेरे पास -9 और लास्ट में रह गया मेरे पास +9। ये हो गया कैंसिल, तो रिमाइंडर आ गया मेरे पास 0। अब देखिए क्लास, रिमाइंडर थ्योरम में अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो मेरा कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर थ्योरम में। फैक्टर थ्योरम में हम क्या कहते थे, फैक्टर थ्योरम में हम ये कहते हैं कि सर अगर मेरा रिमाइंडर की वैल्यू, अगर मेरे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है तो वह वैल्यू मेरे किसको रिप्रेजेंट करेगी, फैक्टर को। तो देखिए क्लास, x इज इक्वल टू -1 था और अगर ये यहाँ पे आ जाता है -1, अगर हम RHS से LHS में ले लेते हैं, सो x plus 1 is one of the factor। ठीक है क्लास, अब मेरे पास क्या आ गया, x plus 1 क्या आ गया, मेरा एक मेरे गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर आ गया। मैंने आप लोगों को क्या बोला था सर, कि अगर आप मुझे एक फैक्टर दे दोगे, जो आप लोगों ने मुझे दे दिया है, अगर मेरे पास एक फैक्टर आ गया तो मैं मेरे बाकी के सारे फैक्टर्स निकाल दूंगा। सर अगर इक्वेशन क्यूबिक है तो फैक्टर कितने होंगे, 3। अब मुझे 2 फैक्टर्स और ढूंढने हैं। तो देखिए क्लास कैसे सॉल्व होगा। मेरे पास x plus 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मेरे पास 12 है और मुझे पता है ये 3 से डिविजिबल है, मुझे पता है कि सर 12 इज डिविजिबल बाय 3 और मुझे उसका दूसरा फैक्टर निकालना है, तो क्या कीजिए आप डिवाइड कर दीजिए, 4 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्लास, ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा, ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा, दिस 4, क्योंकि देखिए आप ट्राई कर सकते हैं, 4 को 3 से डिवाइड कीजिए, 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ गया मेरे पास वापस। तो ये भी इसके फैक्टर की तरह बिहेव करेगा, ये भी इसके फैक्टर की तरह बिहेव करेगा। तब हम हमारी गिवन पॉलिनोमियल को, हमारे वन ऑफ द फैक्टर, हमारे पास केवल अभी तक x plus 1 ही फैक्टर आया है, अब हम क्या करेंगे, हमारे गिवन पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड कर देंगे। कैसे, लेट्स सी, देखिए बेटा, और इसको हमें डिवाइड किससे करना है, x plus 1 से। तो देखिए क्लास, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 10th के अंदर हमारे पास ये बहुत अच्छे मार्क्स के ये क्वेश्चन कैरी करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे मार्क्स कैरी करते हैं। तो हमें ये मेथड बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। क्लास 8th में वैसे हमने सीखा हुआ है, बट देन ऑल्सो वी विल अगेन ट्राई फॉर इट। तो देखिए क्लास, अब मुझे आप बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू है, मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास x क्यूब बन जाए, x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास x क्यूब बन जाए। आपको खुद को पता है सर 1 + 2 3 हो जाएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। तो कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा बेटा, x क्यूब, फिर +1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास, +1 x स्क्वायर।
एक लाइन हम ड्रॉप करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन को ड्रॉप करेंगे। एक लाइन को ड्रॉप करने का रीज़न क्या है सर, अब हम करेंगे साइन चेंज। देखिएगा क्लास, जो बच्चे ये पहली बार कर रहे हैं और पहली बार समझ रहे हैं, या फिर कभी आपको पहले समझ नहीं आया हो, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम करेंगे साइन चेंज। जो ये वैल्यू नीचे हमारे लिखी हुई है, इनके हम साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस का था तो माइनस का, और ये भी प्लस का था तो माइनस का। तो देखिए बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब एज इट इज कट गया। ये माइनस का 3x² और माइनस का x², तो कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 4x²। ठीक है बेटा, ओके। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा पेशेंस हैव, एक सेकेंड रुकिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम इसे इन वैल्यूज को नीचे उतार रहे हैं। जिन वैल्यू को हम नीचे उतार रहे हैं इनका साइन चेंज नहीं करना है। मैंने काफ़ी बार बच्चों को देखा है, इनका साइन तो चेंज करते हैं, साथ में इनका भी कर देते हैं। इनका साइन चेंज मत कर देना, गलती हो जाएगी। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -4x² बन जाए। तो देखिए पहले -4 तो एज इट इज पड़ा है, फिर x को किससे मल्टीप्लाई कर x² बन जाए, दैट इज x। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, -4x। ये क्या आ गया मेरे पास, -4x। ठीक है बेटा, तो अब देखिए कीजिए मल्टीप्लाई, x इंटू -4x, तो ये आ गया -4x²। 1 इंटू -4x कितना आ गया मेरे पास, -4x। तो देखिए x इंटू -4x, -4x², 1 इंटू -4x मेरे पास आ गया -4x। ठीक है बेटा, अब देखिए अब क्या करेंगे, वापस लाइन ड्रॉप करेंगे। लाइन ड्रॉप करने का रीजन क्या रहेगा, साइन चेंज करना है। सर ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, तो मैंने इन दोनों वैल्यूज को पॉजिटिव कर दिया, केवल जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है उनको। तो माइनस का 4x² और प्लस का 4x² मेरे पास हो गया कैंसिल। अब देखिए ये है -9x और ये है प्लस का 4x। ये अब माइनस का नहीं रहा, ये किसका हो गया, प्लस का। माइनस का 9x और प्लस का 4x मेरे पास आ गया माइनस का 5x। कितना आ गया, माइनस का 5x, और मैंने ऊपर वाले -5 को नीचे ले आया, उसका साइन चेंज नहीं करना है। अब देखिए बेटा, x को किससे मल्टीप्लाई करूं, x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास -5x आ जाए। सीधा दिख रहा है सर -5 से, तो लिखे यहाँ पे -5x इंटू -5 विल गोइंग टू गिव मी -5x, और 1 इंटू -5 विल गिव मी -5। वापिस एक लाइन ड्रॉप करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, -5x -5x -5 प्लस 5, तो ये मेरे पास आ गया 0। तो देखिएगा क्लास, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर हमने तो डिवाइड भी किससे किया था, फैक्टर से, तो आपको मैं क्रॉस चेक का रीजन बता देता हूं। अगर आपको पता है ये मेरा फैक्टर है, हाँ सर मैंने तो ऊपर पहले ही चेक कर लिया था कि ये मेरा फैक्टर है, और अगर ये मेरा फैक्टर है तो आप खुद सोचिए रिमाइंडर तो 0 आना ही चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसी वक्त थोड़ा ध्यान देखिए, अगर कोई भी गलती अपन से हो गई है तो उसको सुधार लेना। ठीक है बेटा, ओके। यहाँ पे मेरे पास आ गया ये, तो इधर देखिए, अब आपको ये पता है कि सर जैसे आप किसी वैल्यू, जैसे मैं लेता हूं 3 को 14 से डिवाइड करते हो, क्या करते हो, 14 को आप 3 से डिवाइड करते हो, तो कीजिए 12, 4 टाइम्स रिमाइंडर एज ए 2। तो आप क्या लिख सकते हो, 14 को 3 इंटू 4 प्लस 2, ये मेरे पास क्या था, डिविडेंड। ये क्या होता है सर, डिवाइजर। 4 क्या था सर, कोशिएंट, और ये 2 क्या था, रिमाइंडर। तो क्लास ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखना, डिविडेंड इज इक्वल टू, वापस मैं यहां पे लिख देता हूं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। तो इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, हमारा डिविडेंड क्या था सर, ये मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर मेरे पास डिवीजर क्या आया था सर, किससे मैंने डिवाइड किया था सर, x+1 से। क्वोशिएंट क्या आया मेरे पास, x² माइनस 4x माइनस 5, और रिमाइंडर सर फैक्टर से डिवाइड किया था, रिमाइंडर तो 0 आना ही था। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है बेटा, हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल था,
हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल था ये इस चीज़ के इक्वल हो गया है, ये किस चीज़ के इक्वल हो गया है, इस चीज़ के। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आपको मना नहीं है। मैथमेटिक्स में कभी कोई बाउंडेशन नहीं होती, जो आपका मन कीजिए आप उसी वक्त उसी स्टेप पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वापस को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपके पास यही डिविडेंड आएगा। तो क्लास देखिए, मैंने मेरे क्यूबिक इक्वेशन को एक तो लीनियर इक्वेशन में और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा सर, x+1, ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं कौन सा मेथड लगा दे सकता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझाया था। सर कौन सी वैल्यू है जिनको मल्टीप्लाई करने पे -5 आता हो, उसको मल्टीप्लाई करने पे -5 आता हो और ऐड करने पे -4 आता हो। लगाइए थोड़ा दिमाग, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा -5 और ऐड करने पे आएगा -4। तो देखिए क्लास, 5 तो हमारे पास कोई दो वैल्यू से मल्टीप्लाई करने आता है -5, और ऐड करने पे हम कौन सा ले लेते हैं सर, 1। अब मैं कौन सी वैल्यू ढूंढ रहा हूँ सर, मल्टीप्लाई करने पे तो मैं इसको लेता हूँ सर, आप देखिएगा मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आना चाहिए -5, लेकिन इससे तो आ रहा है 5। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मेरे पास दो कुछ चॉइसेस आ जाते हैं, -1 × 5 इज इक्वल टू -5 और 1 × -5 इज इक्वल टू -5। तो देखिए क्लास, मेरे पास दो कॉम्बिनेशन बनते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं, दो कॉम्बिनेशन। इन दो कॉम्बिनेशन में से आप देखिए कि सर ऐड करने पे मेरे पास कहाँ पे -4 आ रहा है। तो देखिए बेटा, 5 - 1 मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और -5 + 1 यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -4। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे ब्रेक करूँगा, -5x + 1x -5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज, इन दोनों में मेरे क्या कॉमन आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सर x² और -5x मेरे कॉमन क्या आ रहा है, मेरे कॉमन आ रहा है x, और यहाँ पे रह गया x - 5, ठीक है सर। और 1x और -5 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इन्हें एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, और ये मेरे पास x - 5। देखिए क्लास, मेरे फैक्टर्स दोनों सेम है, यस और नो। ब्रैकेट के अंदर जो मेरे वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज ब्रैकेट की अगर सेम है, इसका मतलब है मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे क्रॉस चेक करने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पे x - 5 को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या रह जाता है, यहाँ पे रह जाएगा x, और यहाँ रह जाएगा कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब +1, ठीक है क्लास। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो मेरे सामने 3 पॉलिनोमियल है, ये जो मेरे 3 फैक्टर्स है हमारे गिवन पॉलिनोमियल के, दीज आर माय आंसर्स, ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो ये कम से कम आपके 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना बेटा, कम से कम 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, अब मैं बात करता हूं आपसे फोर्थ पार्ट की। थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट नहीं कराया, सेकंड पार्ट आपको मैंने कंप्लीट सॉल्व कराया। अब मैं आपको थर्ड पार्ट होमवर्क दे रहा हूं और फर्स्ट और फोर्थ वापस करा रहा हूं पूरे, ठीक है। ये क्वेश्चन करने का एक ट्रिक है। देखिए इन क्वेश्चन में ट्रिक कैसे लगती है। ये क्वेश्चन मेरे 4 या 4 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। कितने लाइन में सॉल्व हो जाएंगे, 4 या 5 लाइन में ये मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिएगा क्लास, इन क्वेश्चंस के अंदर ट्रिक कैसे लगती है। ये ट्रिक मैंने आपको समझा रखी है, लेकिन थोड़ा सा मुझे आपको रिवाइज कराना। तो देखिए कैसे, एक बार मैं फोर्थ पार्ट लिख रहा हूँ, 2y³ + y² - 2y - 1, और दूसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, x³ - 2x² - x + 2। तो देखिए क्लास, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए कैसे, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था, अगर शुरुआत के 2 टर्म्स में और लास्ट के 2 टर्म्स में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो एक बार कॉमन लेके देखिए, आप ही का फायदा है इसके अंदर। देखिए कैसे, कि सर यहाँ पे मेरे पास y² कॉमन आ रहा है, तो मैं अगर ले दूंगा y² कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचता है 2y + 1, ठीक है।
अब बाकी के दो टर्म्स, जो दो टर्म्स हमारे पीछे वाले हैं, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाएगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यस और नो? जैसे ही साइन चेंज हुआ आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? सर देखिए दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है। यस और नो? अगर मेरे दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है तो आगे और चलते रहिए। तो सर यहाँ पे 2y+1 और 2y+1 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या ले लूँगा? 2y+1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे यहाँ पे क्या बचा सर? y², और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? 1। अब देखिए क्लास, ये जो 1 है, ये 1 को मैंने स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर लो, क्यूब लो, टू द पावर 4 लो, टू द पावर 5 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 1 ही आएगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिएगा, हमने 2y+1 एज इट इज वापस लिख दिया। यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी यूज ले रहा हूँ। कौन सी आइडेंटिटी? ये आपने क्लास 8th के अंदर करी होगी, और अगर नहीं करी है तो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ, अभी आप समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ये आइडेंटिटी हमारे आने वाली है। यहाँ पे हमारी ये आइडेंटिटी जो यूज आ रही है, दैट इज a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। अगर किन्हीं दो वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है और उनके बीच में माइनस का साइन है, तो हम वहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a + b यानी y+1 y -1। सो दिस इज माय आंसर। बस आपको ना तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, ना लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है, आपका ये आंसर आ गया है। एक में मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ था 2 1, ये तो मेरे जो क्वेश्चन वाली लाइन हो गई, इसके अंदर पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, आपके 3 लाइन में आंसर आ गया है। अगर आप ये आइडेंटिटी लिखते हो, इसको भी 4 लाइन, तो 4 लाइन के अंदर आपके आंसर आ गया है। यहाँ पे आपको मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अगर 4 लाइन में अगर आप इस तरीके से करते हो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हुआ था। फैक्टराइज कीजिए, मैंने फैक्टर्स कर दिए, आप चेक कर लीजिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास वो इक्वेशन आएगी, इसका मतलब आएगी। ठीक है बेटा? अब देखिए सेकेंड पार्ट पर ध्यान देते हैं हम। हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट को मैंने इसलिए नहीं करा था क्योंकि बहुत सिंपल वाला था। इसके अंदर भी सेम मेथड लग रहा है। देखिए कैसे, इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है सर? x² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अंदर क्या रह गया सर? x - 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर का साइन चेंज हो गया। अब यहाँ देखिए x - 2 और x - 2, क्या आपके ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम है? यस और नो? सर हमारा ब्रैकेट की वैल्यू अंदर की सेम है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? x - 2 को मैंने ले लिया कॉमन, तो मेरे पास यहाँ बाकी क्या रह गया सर? x², और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। अब मैं 1 को क्या लिखूंगा? 1 का स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया सर 1 का स्क्वायर लीजिए, क्यूब लीजिए, आंसर 1 ही आएगा। अब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे वापस, यूजिंग आइडेंटिटी a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। तो देखिए क्लास, यहाँ पे x - 2 तो पहले वाली वैल्यू एज इट इज। यहाँ पे सर a की वैल्यू क्या है? x, और b की वैल्यू है 1। तो ये मेरे आंसर्स हो गए। देखिए क्लास, 3 लाइन के अंदर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और यही जब मैंने आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करवाया था, तो उसके अंदर आपके कितने, आई थिंक 1 से 2 पेज तो आपके भर ही गए होंगे। तो ये हमारा सारा हमारे माइंड का खेल है। इसी तरह से ट्रिक अगर आपको आगे भी जाननी है, तो हमारा जो आगे हम जो वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर भी मैं आपको पहले विदाउट ट्रिक और ट्रिक दोनों मेथड आपको सॉल्व कराऊंगा, और ये भी बताऊंगा ट्रिक कहाँ पे एप्लीकेबल है। हमारी ट्रिक वहीं पे एप्लीकेबल होगी जहाँ पे हमारे ब्रैकेट की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है क्लास? सो आज की समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमेशा आपका इसी तरह से अभिनंदन रहेगा। ठीक है, आई जितेंद्र करवा, इट्स टाइम टू से गुड बाय। आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड डे बेटा।